हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका जतन इनोम एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आगामी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में राजनीति विज्ञान विषय के बिंदु, भारतीय संविधान की विशेषताएं, स्रोत, अनुसूचियां एवं प्रस्तावना विषय पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान। संविधान किसी देश के आधारभूत कानूनों का संग्रह होता है। यह किसी राष्ट्र का जीवंत प्रतिरूप होता है। आजकल प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र अथवा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, क्योंकि वर्तमान में किसी भी राष्ट्र की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है, इसलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अस्तित्व में है। आजकल प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र का युग है। संविधान का अमूल्य अंग और संविधान की कुंजी होती है प्रस्तावना। संविधान के गौरवपूर्ण मूल्यों को संविधान की प्रस्तावना में रखा जाता है। भारतीय संविधान दुनिया का ऐसा लिखित कानूनी दस्तावेज है जिसे लिखने में सर्वाधिक समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। इसे एक संविधान सभा ने तैयार किया, जिसका विस्तृत अध्ययन इससे पूर्व वीडियो में किया था। संविधान के मूल वैचारिक आधार की अभिव्यक्ति को अत्यंत संक्षिप्त रूप में प्रस्तावना शीर्षक में व्यक्त किया गया है, जिसमें किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यद्यपि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। प्रस्तावना का संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत केवल कुछ शब्द जोड़कर ही किया जा सकता है, किंतु लिखित संविधान की उद्देशिका में वे उद्देश्य लेखबद्ध किए जाते हैं जिनकी स्थापना और संवर्धन के लिए संविधान की रचना होती है। भारतीय संविधान की विशेषताएं। नंबर 1 बिंदु है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य उसे कहते हैं जो बाह्य नियंत्रण से सर्वथा मुक्त हो और अपनी आंतरिक एवं विदेशी नीतियों को स्वयं निर्धारित करता हो। भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है प्रस्तावना। डॉक्टर के.एम. मुंशी ने इसे संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। इसके महत्व को देखते हुए इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना की शुरुआत में हम भारत के लोग से अभिप्राय है, अंतिम प्रभुसत्ता भारतीय जनता में निहित है। ये संविधान की मुख्य विशेषता है। दोस्तों, भारतीय प्रस्तावना में हम भारत के लोग से तात्पर्य है इस संविधान का निर्माण भारतीयों ने किया। संविधान की शक्ति का स्रोत भारतीय जनता है और प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है। जहाँ संविधान की भाषा में संदिग्धता होती है, वहाँ उद्देशिका या भारत की प्रस्तावना संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। अगला बिंदु है विश्व का सबसे विशाल संविधान। जहां अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद, वहीं भारतीय संविधान में अनुच्छेद 395, 22 भाग व 12 अनुसूचियां तथा 5 परिशिष्ट हैं। सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है। संविधान का 103वां संविधान संशोधन सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10% आरक्षण दिए जाने से संबंधित है, जिसे भारतीय राष्ट्रपति ने 12 जनवरी 2019 को स्वीकृति दी। अगला बिंदु भारतीय संविधान की विशेषता है लिखित एवं निर्मित संविधान। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान माना है। दोस्तों, अगला बिंदु है संसदीय शासन व्यवस्था। इस प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति का पद गरिमा व प्रतिष्ठा का होता है। उसकी स्थिति संवैधानिक प्रधान अर्थात नाम मात्र प्रधान की है। वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल के द्वारा प्रयोग की जाती हैं। संसद का विश्वास समाप्त होने पर मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है। भारत में संसदीय व्यवस्था को केंद्र के 7 राज्यों में भी अपनाया गया है। जैसे केंद्र में संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य में संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है।
सरकार का यह स्वरूप इंग्लैंड की सरकार के समान है। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति का स्थान इंग्लैंड के सम्राट के समान है। अंतर केवल इतना है कि इंग्लैंड में सम्राट वंशानुगत होता है, भारतीय राष्ट्रपति को जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अगला बिंदु है मौलिक अधिकार व मूल कर्तव्य। हम अपने अगले वीडियो में मूल अधिकार और मूल कर्तव्य बिंदु पर विस्तृत चर्चा करेंगे। राज्य की नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर संविधान के भाग 4 में निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, इसका भी विस्तृत अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। अगला बिंदु समाजवादी राज्य। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता में ये शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। यह शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। साधारणतः इस शब्द से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिसमें उत्पादन के मुख्य साधन या तो राज्य के हाथ में होते हैं या उसके नियंत्रण में, किंतु भारतीय समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था पर बल देता है। यद्यपि मूल संविधान में यह शब्द प्रयुक्त नहीं था। दोस्तों, अगली भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान प्रत्येक वयस्क को मताधिकार प्रदान करता है, जिसका प्रयोग करके वह अपने प्रतिनिधियों को देश का शासन चलाने के लिए चुनता है। भारत का प्रत्येक नागरिक, वह चाहे स्त्री हो या पुरुष, यदि 18 वर्ष की आयु कर चुका है तो उसे निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। यद्यपि मूल संविधान में आयु 21 वर्ष थी, किंतु संविधान में 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इस आयु सीमा को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अगला बिंदु पंथ निरपेक्ष राज्य। यह शब्द भी संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य ऐसे राष्ट्र से है जो किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता, वरन सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। अगला बिंदु भारतीय संविधान की विशेषता विलक्षण दस्तावेज। इसके आगे है एकात्मक व संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। भारत का संविधान न तो विशुद्ध संघात्मक है, न ही एकात्मक, बल्कि दोनों का मिश्रण है। एकात्मक संविधान जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती हैं, प्राय केंद्र सरकार में होती हैं, प्रांतों को केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है। इसके विपरीत संघात्मक में शक्तियों का केंद्र व राज्यों में विभाजन रहता है और दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती रहती हैं। भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताओं में शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, संविधान की अपरिवर्तनशीलता एवं स्वतंत्र न्यायपालिका प्रमुख है। इसी प्रकार भारतीय संविधान में एकात्मकता के जो लक्षण हैं वो हैं सशक्त केंद्र अर्थात शक्तिशाली केंद्र, संविधान का लचीलापन, एक संविधान क्योंकि विभिन्न प्रांतों के अलग अलग संविधान नहीं है, इकहरी नागरिकता, भारत के किसी भी नागरिक को केवल भारतीय होने की नागरिकता प्राप्त है, विभिन्न प्रांतों की नागरिकता नहीं है, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान का भी सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को ही अधिकार है। राज्यपालों की नियुक्ति, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, जो भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण को प्रकट करती है। भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्ध संघ है, ये विचार केसी वियर का है। भारत में केवल सहयोगी संघवाद है और इस सहयोगी संघवाद में से एक सौदेबाजी की ध्वनि निकलती है, ये विचार मॉरिस जोन्स का है। दोस्तों, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को अर्ध संघ किसने माना है, जिसका आंसर होगा केसी वियर, और दूसरा ऐसे भारतीय सहयोगी संघवाद में से सौदेबाजी की ध्वनि निकलती है, ये विचार किसका है, तो उसका आंसर रहेगा मॉरिस जोन्स। भारत एक राज्यों का संघ है, भारत के संविधान में संघ शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। अगली भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी सारे देश के लिए न्याय प्रशासन की एक ही व्यवस्था है, जिसके शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय है, जिसके नीचे स्तर पर उच्च न्यायालय है। राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय जैसी व्यवस्थाओं का प्रावधान है। दोस्तों, भारतीय संविधान की अगली विशेषता है कठोरता व लचीलेपन का समन्वय। कठोर व अनम्य संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो, जैसे अमेरिकी संविधान। वहीं लचीला व नम्य संविधान जैसे ब्रिटिश का संविधान, जबकि भारतीय संविधान इन दोनों का मिश्रण है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 में संशोधन की जो विधियां दी हुई हैं, उनके हिसाब से ही भारतीय संविधान में संशोधन होता है। जो विधियां प्रमुख हैं
वो निम्न है। संविधान के कुछ भागों में संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधन किया जाता है, जैसे राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या उनकी समाप्ति, केंद्र प्रशासित क्षेत्र बनाना, संसद सदस्यों के वेतन इत्यादि। कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत व उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों का समर्थन भी आवश्यक होता है, जैसे राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति, केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन आदि विषयों के संशोधन के लिए यह एक जटिल प्रक्रिया मानी गई है, जो कठोरपन की विशेषता को उजागर करती है। संशोधन की इन उपयुक्त विधियों से स्पष्ट है कि संविधान संशोधन के लिए लचीलापन व कठोरता का समन्वय भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। डॉक्टर वीयर के शब्दों में भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीलेपन के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। दोस्तों, भारतीय संविधान की अगली प्रमुख विशेषता है न्यायिक पुनरावलोकन, जिसे अमेरिकी संविधान से लिया गया है, वह संसदीय संप्रभुता का समन्वय, जो ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषता है। तो एक हो गई संसदात्मक शासन व्यवस्था तथा अमेरिका का हो गया अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। लेकिन भारतीय संविधान में इन दोनों का बहुत ही अच्छा समन्वय है। जैसे संसदीय प्रभुसत्ता का सिद्धांत ब्रिटिश प्रणाली की विशेषता होते हुए भी भारतीय संविधान निर्माताओं ने मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए भारतीय संविधान में संसदीय प्रभुसत्ता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के समन्वय को अपनाया है। दोस्तों, अगला बिंदु है विश्व शांति का समर्थक। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य का ये कर्तव्य है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण सम्मानजनक संबंधों की स्थापना करे। भारतीय संविधान की अगली प्रमुख विशेषता है आपातकालीन उपबंध। संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंध का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 352 के अनुसार बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह और युद्ध की स्थिति में तथा अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में तथा अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर संपूर्ण देश में या देश के किसी भाग में आपातकाल लागू किया जा सकता है। इसमें शासन राष्ट्रपति के अधीन संचालित होता है। दोस्तों, अगली प्रमुख विशेषता है इकहरी नागरिकता। भारतीय संविधान इकहरी नागरिकता को मान्यता प्रदान करता है। भारत का प्रत्येक नागरिक केवल भारत का नागरिक है, न कि किसी प्रांत का जिसमें कि वह रहता है। फलतः प्रत्येक नागरिक को नागरिकता से उत्पन्न सभी अधिकार, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां तो समान रूप से प्राप्त हैं ही। इकहरी नागरिकता का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अगली प्रमुख विशेषता लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श है। अगली मुख्य विशेषता है अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। संविधान के अनुच्छेद 330 व 332 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा एवं विधानसभाओं में आरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण के लिए कोई विशेष सीमा निर्धारित नहीं की गई। भारतीय संविधान की अन्य विशेषताएं। भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि संघात्मक होते हुए भी इसमें केंद्रीयकरण की सबल प्रवृत्ति है। भारतीय संविधान में केंद्र को सशक्त बनाया गया है। आपातकालीन प्रावधान संविधान को एकात्मक अर्थात केंद्रोन्मुख बनाते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान की विशेषताओं के बाद अगला बिंदु हम देखते हैं भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत। भारतीय संविधान में विश्व के कई देशों के संविधान के साथ भारत सरकार अधिनियम 19 के प्रावधानों को भी शामिल किया गया है। जैसा कि मैंने कल बताया था, भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचागत भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ ही विभिन्न देशों के संविधान से भी विभिन्न प्रावधान भारतीय संविधान में लिए गए हैं। संविधान निर्माण से पूर्व 60 राष्ट्रों के संविधान का अध्ययन किया गया था। कुछ विद्वान इसे अनेक देशों के नियम कानूनों से बने होने के कारण उधार का संविधान भी कहते हैं। आइवर जेनिंग्स इसे वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। संविधान का अधिकांश ढांचागत भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है।
जैसा कि पहले चर्चा कर चुके हैं, जैसे संघीय व्यवस्था, कार्यपालिका शक्तियों का राष्ट्रपति में निहित होना, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति एवं शक्तियां, राष्ट्रपति की विधेयक पर स्वीकृति संबंधित प्रावधान, राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति, आपातकालीन उपबंध, सर्वोच्च न्यायालय की राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति, संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना व लोकसभा आयोग की शक्तियां, 7वीं अनुसूची में सम्मिलित 3 सूचियां और न्यायपालिका इत्यादि। ब्रिटेन की संविधान से भी भारतीय संविधान में काफी चीजें ली गई हैं जो निम्न है। सरकार का संसदीय स्वरूप, क्योंकि ब्रिटेन की संसद विश्व की संसदों की जननी कहलाती है। भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में प्रमुख भिन्नता केवल न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली की ही है एवं बहुमत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। विभिन्न राष्ट्रों से लिए गए विभिन्न प्रावधानों में सर्वप्रथम देखते हैं ब्रिटिश संविधान से लिए गए विभिन्न प्रावधान। सरकार का संसदीय स्वरूप एवं बहुमत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला हम लोगों ने भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिया है। भारतीय संविधान की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में एक ही प्रमुख भिन्नता है जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली। विधायिका में अध्यक्ष का पद एवं उनकी भूमिका भी ब्रिटिश संविधान से ही भारतीय संविधान में लिया गया है। विधि का शासन, कानून निर्माण की विधि, कार्यपालिका का विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व, इकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता एवं मंत्रिमंडलीय प्रणाली, कलेक्टर एवं नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद इत्यादि प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से ही लिए गए हैं। अगला है अमेरिका के संविधान से प्रावधान। संविधान की प्रस्तावना का विचार, मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया इत्यादि भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से लिए गए प्रावधान हैं। भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए प्रावधान है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्यों की मनोनयन की प्रक्रिया। इसी प्रकार कनाडा के संविधान से एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था, केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति वितरण एवं अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, भारतीय संघ के लिए यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग कनाडा के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है जो फ्रांसीसी क्रांति 1789 की देन था एवं भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी फ्रांस के संविधान से ही लिया गया है। इसी प्रकार रूस के संविधान से मूल कर्तव्य 1976-42 संविधान संशोधन द्वारा जो जोड़े गए भारतीय संविधान में और पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ से ली गई थी। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से निम्न प्रावधान लिए गए: समवर्ती सूची, संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान, प्रस्तावना की भाषा और शक्तियों का विभाजन। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध लिया गया जो कि बहुत बार पहले ही परीक्षाओं में पूछा गया है। दक्षिण अफ्रीका से राज्य के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया को अपनाया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारतीय संविधान में जापान के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत। दोनों बिंदु के बाद महत्वपूर्ण एक बिंदु आता है संविधान की प्रमुख अनुसूचियां, जिनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रथम अनुसूची है, इसमें भारत संघ के राज्यों की संख्या व नाम का उल्लेख है। व्याख्या देखते हैं, जहां 1 नवंबर 1956 तक भारत में कुल 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, वहीं वर्तमान में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ज्ञातव्य है कि हाल ही में 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों यथा जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित किया गया था। दिल्ली को 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। दूसरी अनुसूची में हम देखते हैं विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, पेंशन का वर्णन। पदाधिकारियों में कौन है? राष्ट्रपति, महान्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष, सीएजी, न्यायालयों के न्यायाधीश
इत्यादि। दूसरी अनुसूची की भांति ही तीसरी अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का वर्णन है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र के सीटों के आवंटन का उल्लेख है। पांचवी अनुसूची, इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख है। छठी अनुसूची, इसमें भारत के मुख्य 4 राज्य असम, मिजोरम, मेघालय व त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन लिखा गया है। सातवीं अनुसूची, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। ये प्रश्न भी आता है कि किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची से संबंधित है। आंसर होगा 7वीं अनुसूची। इसके बारे में तथा सरकारों द्वारा शुल्क लगाने के अधिकारों का उल्लेख 7वीं अनुसूची में मिलता है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां शामिल हैं। पहली संघ सूची, जिसमें 97 विषय, वर्तमान में 100 विषय हैं। दूसरी अनुसूची, जिसमें पहले 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय शामिल है। तीसरी अनुसूची, जिसमें 47 विषय लेकिन वर्तमान में 52 विषय हैं। विशेष तथ्य ये है कि 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा राज्य सूची के 5 विषयों, जिनमें वन, वन्यजीव, मापतोल, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन एवं न्याय का प्रशासन को समवर्ती सूची में डाला गया। 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख मिलता है। संविधान निर्माण के समय 14 भाषाएं थी, जो कि वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई हैं। अंतिम बार 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा कुल 4 भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली व संताली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची, इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें शामिल कानूनों एवं संशोधनों को न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसकी व्याख्या देखते हैं। ये भूमि सुधार अधिनियम, संपत्ति के अधिग्रहण इत्यादि से संबंधित है। हालांकि 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इस सूची में डाले गए विषय वाद योग्य होंगे। संशोधन को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी कानूनों एवं नियमों का उल्लेख है। इसकी व्याख्या देखते हैं। 52वें संविधान संशोधन 1985-86 द्वारा इसे जोड़ा गया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि दल बदल पर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष एवं विधानसभा अध्यक्ष लेते हैं। 11वीं अनुसूची, पंचायत से संबंधित सूची, जिसे 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। इसमें कुल 29 विषय शामिल हैं। यह संविधान संशोधन विधेयक 24 अप्रैल 1993 को पारित हुआ। विशेष तथ्य ये है कि कानून राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को लागू किया गया था। भारतीय संविधान की अंतिम अनुसूची है 12वीं अनुसूची, जिसमें नगरपालिका अधिनियम और उसके 18 विषयों का उल्लेख है, जिसे 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। ये संविधान संशोधन विधेयक 1 जून 1993 को पारित हुआ। ज्ञातव्य है कि नगर निकाय में 3 स्तर यथा नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम पाए जाते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। संविधान का अपना एक दर्शन होता है। दुनिया भर में प्रचलित न्यायिक परंपराओं के अनुसार कानूनों में उद्देश्य बताने वाली एक उद्देशिका होती है, जिसे प्रस्तावना भी कहा जाता है। संविधान की उद्देशिका उसकी आत्मा होती है। उद्देशिका में संविधान के इसी दर्शन को अभिव्यक्त किया गया है। जहाँ संविधान की भाषा में संदिग्धता होती है, वहाँ उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वचन में सहायता करती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है। संविधान का मूलभूत ढांचा प्रस्तावना में उल्लेखित उद्देश्यों में निहित है। यह संविधान का सार है, अमूल्य अंग है एवं संविधान की कुंजी है। उद्देश्य का प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। भारत के संविधान के उद्देश्य का यह प्रस्तावना भारत के प्रजातंत्रीय गणराज्य का एक संक्षिप्त लेकिन सारपूर्ण घोषणा पत्र है। उद्देशिका के अनुसार संविधान सभा में संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया।
बेरुवाड़ीवाद 1960 में न्यायपालिका ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, किंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 में बेरुवाड़ीवाद के निर्णय को पलटते हुए प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न भाग अर्थात मूल ढांचे के अंतर्गत माना। प्रस्तावना न्याय क्षेत्र के परे है। प्रस्तावना के किसी अंश को लेकर या सरकार द्वारा उल्लंघन किए जाने पर न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। न्यायपालिका के अनुसार जो भाग मूल ढांचे के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है उनका संशोधन किया जा सकता है। संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 के द्वारा प्रस्तावना में निम्न संशोधन किए गए हैं। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक मात्र एक बार संशोधन हुआ है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष व और अखंडता शब्द जुड़े हैं। दोस्तों, हम इसकी व्याख्या देखते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य प्रतिस्थापित किया गया है। राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रतिस्थापित किया गया है। इस संशोधन के बाद प्रस्तावना इस प्रकार बन गई है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। दोस्तों, अब आगे हम प्रस्तावना की विस्तृत विवेचना करते हैं, जैसे इसके घोषणात्मक भाग कौन से हैं। हम भारत के लोग संविधान के निर्माताओं के अनुसार संप्रभुता अंततः जनता में निहित है। अगला है उद्देश्य भाग, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इससे आशय है भारत के बाहर ऐसी कोई सत्ता नहीं है जिस पर यह देश किसी भी रूप में निर्भर है। वस्तुतः प्रभुता से तात्पर्य है राज्य को स्वतंत्र अधिकार है, वे किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति रखता है। समाजवाद, समाजवाद शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसके तहत समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और आर्थिक विषमता को दूर करने का प्रयास करने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। पंथनिरपेक्षता शब्द भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ही जोड़ा गया। इसका अर्थ ये है कि भारत धर्म के क्षेत्र में न धर्म विरोधी है, न धर्म का प्रचारक है, बल्कि वह तटस्थ है जो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। अगला है लोकतंत्रात्मक। इससे तात्पर्य है भारत में राज सत्ता का प्रयोग जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं और वे जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अर्थात प्रतिनिधि लोकतंत्र की व्यवस्था। अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है गणराज्य। इसका अर्थ ये है कि भारत में राज्य अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति या सर्वोच्च शक्ति वंशानुगत न होकर निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। इस प्रकार भारत अमेरिका की तरह गणराज्य है, जबकि ब्रिटेन में राजा का पद वंशानुगत है, इसलिए यह गणराज्य नहीं होकर राजतंत्र है। भारतीय प्रस्तावना का अगला भाग है विवरणात्मक भाग, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। न्याय राज्य को एक या कुछ लोगों को नहीं वरन सर्वसाधारण के कल्याण का उद्देश्य अपने सामने रखना चाहिए। सामाजिक न्याय के तहत सामाजिक ढांचे के विभिन्न समूहों, वर्गों या व्यक्तियों के हितों में विधि द्वारा सामंजस्य पैदा करके सामाजिक असंतुलन दूर करता है, जिसके द्वारा ही लोक कल्याणकारी राज्य बनाना संभव होगा। आर्थिक न्याय में आर्थिक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। राष्ट्रीय धन और संपत्ति स्रोतों में अनेक गुना वृद्धि करके उनका उन सभी लोगों में सामंजस्यपूर्ण वितरण करना है जो उत्पादन में अपना योगदान करते हैं।
आर्थिक न्याय का आदर्श प्रतिष्ठा की समानता लाना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रतिष्ठा और अवसर की समानता को दूर करके जीवन को सार्थक एवं सर्वोत्तम जीने योग्य बनाना है। राजनीतिक न्याय में सभी नागरिकों को राजनीतिक क्षेत्र में सम्मान और स्वतंत्र रूप से भाग लेने का अवसर हो। दोस्तों, हम इसकी व्याख्या देखते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा भारत में राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया गया है, जबकि पिछड़े नागरिकों के लिए आरक्षण अनुच्छेद 15(4), उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18, अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 के द्वारा सामाजिक न्याय घोषित किया गया है और नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से आर्थिक न्याय को सुनिश्चित किया गया है। व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता व अखंडता। व्यक्ति की गरिमा। संविधान के भाग 4 में राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी आर्थिक सामाजिक नीतियों को इस प्रकार रचना करें कि पुरुष एवं स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। ऐसा अनुच्छेद 39 में प्रावधान है। अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि काम की न्याय संगत मानवोचित दशाएं हों। अनुच्छेद 46 में प्रावधान किया गया है शिष्ट जीवन स्तर, अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर प्राप्त हो। बंधुता। लोगों के सभी वर्गों में व्याप्त भ्रातृत्व की भावना, अर्थात हम सब एक ही भूमि के हैं, एक ही मातृभूमि के पुत्र हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हमारा ये बिंदु समाप्त होता है। आप हमें कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।